वेलकम बच्चों। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो है फाउंडेशन है पूरी बायोलॉजी का। इसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा होगा। और जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं, जो नीट देने वाले हैं या कोई दूसरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे भी इसे कहीं ना कहीं पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है। चैप्टर आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कौन सा है, क्लास 11th NCERT का चैप्टर नंबर 8, द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलें शुरू करते हैं। द सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, आपको पता है कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक बेसिक यूनिट से मिलकर बनाए हैं। सभी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उस बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल। बायोलॉजी में उस बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल। इसलिए सेल को कहा गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अगर आप कुछ पूछें कि जो लिविंग है वो क्या है? सेल। सभी ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के। कुछ एक टाइप की सेल के बने। जो एक टाइप की सेल के बने उन्हें भाई हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। और कुछ होंगे जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल के बने, जिन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, हम यूनिसेलुलर में आते हैं या मल्टीसेलुलर में? बिल्कुल सही, हम आते हैं मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर में कौन आते हैं? वो भी आपने 9th में पढ़े होंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक ग्रीन एल्गा है। आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, आपने अमीबा का नाम सुना होगा, आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा। जैसे हमने कुछ फ़ोटोज़ लगाए भी हैं, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। साथ ही में आपको एक फ़ोटो और दिख रहा होगा, एक पिक्चर और दिख रही होगी, जिसमें हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ फ़ोटो लगाए हैं, जैसे ह्यूमन, फ्रॉग, कैट, रैबिट, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, एनिमल्स। ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं या कहें ऑर्गेनिज्म है। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बताओ भाई, कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब में एक चीज़ कॉमन है, बेसिक यूनिट कॉमन है, तो बताओ वो बेसिक यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। इसलिए सेल को बोला गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं आप? तो भाई आप किसको सेल कहते हैं? ऐसे तो किसी को आप सेल कह नहीं देंगे। तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट इन अ सेल। मिनिमम रिक्वायरमेंट इन अ सेल। एक सेल में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि आप ये कह रहे हैं कि ये सेल है, तो सेल आप ऐसे नहीं कह देंगे। तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, तभी वो सेल कहला सकती है। जैसे अगर कोई सेल है, कोई कंप्लीट सेल है, तो पहले तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जिसे मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कौन है? साइटोप्लाज्म। तीसरा भैया, उसके पास होना चाहिए जेनेटिक मटीरियल। इट में बी DNA और इट में बी RNA। जेनेटिक मटीरियल सुना होगा, DNA, RNA। अगर किसी के पास ये तीनों चीज़ें हैं, मिनिमम बात कर रहे हूँ, इससे ज़्यादा है बहुत अच्छी बात है, ये मिनिमम 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। तब तो वो कंप्लीट सेल कहलाएगी, तब तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है वो सर्वाइव कर सकती है, वो मेटाबॉलिज्म कर सकती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो रेस्पायर कर सकती है, वो लिविंग स्टेट में बनी रह सकती है। मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अगर तो है तब तो वो कंप्लीट सेल है, नहीं है तो आप उसे एक कंप्लीट सेल या फिर कहें लिविंग सेल कंसिडर नहीं कर सकते। क्या कंप्लीट सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या वो सर्वाइव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है।
एनसीईआरटी लिखती है, बड़ी खूबसूरत लाइन लिखती है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कंप्लीट सेल नहीं है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं हो सकता। कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल एग्जाम्पल है, वायरस। देखो, वायरस के पास प्रोटीन कोट है, बाउंड्री। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी है। तो वायरस के पास क्या नहीं है? वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए वायरस लिविंग की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट रहते हुए। उसे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक वायरस बाहर पड़ा है सेल के, तो वो ज़िंदगी भर वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। वो कभी भी अपना नंबर बढ़ा नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म नहीं है। इसलिए वायरस एक कंप्लीट सेल नहीं होता है। तो बताइए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? बोलें, कमेंट बॉक्स में लिखें। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और तीसरा जेनेटिक मटेरियल। ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट? ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी सेल के लिए, किसी भी कंप्लीट सेल के लिए। अगर एक कंप्लीट सेल है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कोई एग्जांपल बताएंगे जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है? बहुत हैं, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, बहुत सारे हैं। हमने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, वायरस। वायरस के पास क्या नहीं होता भाई? साइटोप्लाज्म नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन और है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर, जैसे बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल है। यस, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और क्या लाइफ के लिए इसेंशियल फंक्शंस जो हैं, क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है और वो लाइफ के सभी इसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ इसेंशियल फंक्शन से मतलब क्या है? वही मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ये सारे के सारे काम एक सिंगल सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है और वो लाइफ के इसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। डन है भाई? चले आगे, नोट करते रहिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलो आइए कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं अब थोड़ा सा। सबसे पहले जब हम इतना कुछ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब इच्छा होती है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? सभी ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल्स थी। और ये डेड सेल सबसे पहले उन्होंने देखी थी कॉर्क में। पेड़ से मिलता है, पेड़ के छाल से मिलता है कॉर्क, डेड सेल्स होती हैं ये। तो इन्हीं सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। ईयर मस्ट है 1665। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। ईयर बताइए, 1665। लिविंग सेल या डेड सेल? डेड सेल। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो आंसर जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। आप ल्यूवेनहुक भी बोल सकते हैं, इतना पूरा ना बोल पाए तो। ल्यूवेनहुक ने करी थी लिविंग सेल की डिस्कवरी। ईयर याद रखना है 1674। 1674 एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बताइए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ईयर 1831। ईयर कौन सा? 1831। और एक बहुत अच्छी बात, क्लास 9th में लिखी हुई है ये बात, प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले कौन थे? पुरकिंजे। टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? पुरकिंजे। ईयर क्या था? 1839। 1839। तो फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर करी? रॉबर्ट हुक ने करी। डेड सेल्स थी, वो कॉर्क सेल्स थी। ईयर 1665। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने करी। ईयर था 1674। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ईयर क्या था? 1831। टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? पुरकिंजे ने 1839 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई
हिस्ट्री की। चले नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी देने वाले दो महान साइंटिस्ट, एक हैं श्लिडेन, एक हैं श्वान। दोनों जर्मनी के थे, दोनों जर्मनी के थे, दोनों जर्मन थे। सेल थ्योरी किसने दी? श्लिडेन एंड श्वान ने। अब देखते हैं श्लिडेन ने क्या काम किया, फिर देखेंगे श्वान ने क्या काम किया। बच्चों बात करते हैं श्लिडेन की। ईयर था 1838, एनसीईआरटी में गिवन है, इम्पोर्टेंट है। ये जर्मन थे, बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट हैं तो इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी करी, प्लांट के ऊपर रिसर्च करी। श्लिडेन की बात कर रहे हैं, मैथियस श्लिडेन। ईयर कौन सा? 1838। एनसीईआरटी साथ रखिएगा अपने, एनसीईआरटी साथ रखिएगा, एनसीईआरटी में भी नोट करते रहिएगा, मार्क करते रहिएगा। ये जर्मन बोटेनिस्ट हैं। उन्होंने एग्जामिन किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने एग्जामिन किया, पढ़ा, रिसर्च करी उनके बारे में। और उन्होंने पाया जो प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। जर्मनी के थे, बोटेनिस्ट थे मैथियस श्लिडेन। ईयर 1838। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और पाया प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स हैं जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ये तो बात हुई मैथियस श्लिडेन की। आइए श्वान की भी बात देखते हैं, उन्होंने क्या करा। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान। ईयर था 1839। इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। ये भी जर्मन थे, ये जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने देखा कि एनिमल सेल के पास एक थिक नहीं, थिन, एग्जामिनर यही करते हैं, थिक की जगह थिन, थिन की जगह थिक कर देगा, तो विशेष ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अंदर। उन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये बात किसने बताई? थियोडोर श्वान। ईयर 1839। कौन थे? जूलॉजिस्ट। कहाँ के थे? जर्मनी। एनिमल क्या बताया? एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। गजब की बात है। इन्होंने एक चीज़ और बताई, इम्पोर्टेंट है, बच्चा रिलेट नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का। क्योंकि उन्होंने एनिमल सेल्स देखी, एनिमल सेल की स्टडी करी तो उन्हें सेल वॉल मिली नहीं, तो उन्होंने कहा कि सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। एनसीईआरटी है आपके पास, मार्क कर लीजिएगा कि सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। किसने बताया? थियोडोर श्वान ने बताया। ईयर बोलो 1839। ईयर बोलो 1839। बात हुई किसकी? श्वान की। क्या बोला श्वान ने? श्वान ने बोला कि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात क्या बोली? कि सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है। सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल्स का। किसका भैया? प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टर है। बोलो कर लोगे? चलें। फिर श्वान की ही बात चल रही आगे, तो श्वान ने हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया? कि जो बॉडी है एनिमल्स की और प्लांट्स की वो किसकी बनी है? सेल्स की। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये किसने बताई? श्वान ने बताई। श्लिडेन में मत टिक कर देना, श्वान ने बताई। तो श्वान की 3 बातें आप मुझे बताओ। पहली बात क्या? कि एनिमल सेल जो हैं उनके पास एक थिन आउटर, थिक नहीं, थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, सेल वॉल का मिलना, सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल्स का। सेल वॉल का मिलना यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल्स का। तीसरा, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि बॉडी हो चाहे एनिमल की चाहे प्लांट की, ये किसकी बनी हुई होती हैं? ये किसकी बनी होती हैं? सेल्स की एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की। सेल की एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की। देखिए हमने एक एनिमल सेल ली है, एक प्लांट सेल ली है। एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल के पास आउटर लेयर है
सेल वॉल। यही बात श्वान ने भी कही थी कि सेल वॉल का मिलना यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल का। अब देखो एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल है ही नहीं। सेल वॉल किसके पास है? प्लांट सेल के पास है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। बताओ भाई, क्या बातें क्लियर हैं? एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आओ, सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी? श्लीडेन एंड श्वान ने। श्लीडेन 1838 जर्मनी के हैं, बोटेनिस्ट हैं। प्लांट सेल्स को स्टडी किया और पाया कि प्लांट अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने हैं और ये अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। फिर श्वान, ईयर 1839, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के हैं, जूलॉजिस्ट हैं। 3 बातें याद रखनी है कि थिन आउटर लेयर, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री बनाती है। दूसरा, सेल वॉल का मिलना यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल का। तीसरा, हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल की बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी हो, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट का बना होता है उनका बॉडी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। चलिए, फिर दोनों ने मिलकर दी सेल थ्योरी। स्लीडेन एंड श्वान ने मिलकर दी सेल थ्योरी। स्लीडेन और श्वान दोनों ने मिलकर दी सेल थ्योरी। क्या कहती है सेल थ्योरी? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी था बच्चों, वो ड्रॉबैक भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। इन्होंने ये तो बता दिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने होते हैं। फिर ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल्स कैसे बनती हैं, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, कि नई सेल्स कैसे बनती है, ये बात वो नहीं बता पाए। कौन? श्लीडेन एंड श्वान। फिर क्या हुआ? फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ईयर मस्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है, 1855। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि नई सेल बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नई सेल किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो उन्होंने एक फ्रेज दिया। क्या फ्रेज दिया? कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। नई सेल किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यह बताने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। क्या कहा उन्होंने? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, यह बताने वाले कौन? रुडोल्फ विर्चो। भूलना नहीं है, ईयर 1855। दिखाया भी हमने आपको। ये एक सेल है, ये सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ये सेल डिवाइड करेगी, नई सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो नई सेल्स हैं किससे आई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। ये बताने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। ईयर 1855। फिर मन में डाउट आता है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि नई सेल्स किससे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फिर डाउट जो है वो क्या है कि भाई पहली सेल कैसे बनी होगी? ये बात इन्होंने नहीं बताई थी। इन्होंने तो ये कहा था कि जो नई बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग से बनती है। उन्होंने ये नहीं बताया फर्स्ट सेल कैसे बनती है। फर्स्ट सेल कैसे बनती है? डी नोवो। ये जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको डी नोवो शब्द मिलेगा लिखा हुआ। तो डी नोवो का मतलब होता है अपने आप, यानी पहली सेल अपने आप बनी थी और उसके बाद जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीज़न होने से बनती हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में नई सेल कैसे बनेंगी? डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्रेजेंट टाइम में ऐसे बनती हैं, पहले अपने आप बनी थी। बोलो डन है? चलें आगे। तो फिर आई मॉडर्न सेल थ्योरी, जो आज हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है 2 पॉइंट है उसके कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। दूसरा, सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। सभी सेल्स किससे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। 2 बातें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सॉरी। दूसरी बात, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। डन? समझ में आ रहा है?
कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलें आगे। फिर बच्चों एनसीईआरटी कुछ बातें करते हैं। हम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा पेपर उसी से डिज़ाइन हो रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। साइज ऑफ सेल, सेल के साइज़ की बात करते हैं। जब आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उनके अंदर सेल का साइज़ अलग अलग होगा, शेप अलग अलग होगा। तो इन्हीं साइज़ की हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या साइज़ हो सकता है सेल का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? माइकोप्लाज्मा। बच्चों साइज़ भी याद रखना है क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर। दूसरा एग्जाम्पल है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज एनसीईआरटी बताती है करीब करीब 0.1 माइक्रोमीटर। तीसरा, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज कितना है? 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज भी लिखती है आपकी एनसीईआरटी 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। सब याद करना है, मैच द कॉलम बन सकता है या डायरेक्ट कोई एग्जांपल देके उसका साइज पूछ सकता है। ह्यूमन आरबीसी करीब करीब 7 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स, 7 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स ह्यूमन आरबीसी। इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट सेल छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, नर्व सेल। लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। बोलो बच्चों, कर लोगे? मैच द कॉलम आ सकता है, कॉलम 1 कॉलम 2 करके, फिर मैचिंग पूछ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन आरबीसी का साइज़ बताओ, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज़ बताओ, पीपीएलओ का साइज़ बताओ। बिल्कुल आ सकता है। चलें आगे। आगे बात करते हैं कुछ डायग्राम्स की। सेल के कुछ डायग्राम दिए हैं, कुछ शेप दी हैं, उन्हीं शेप की बात हम करते हैं। शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। चलो बच्चों, आपको आरबीसी दिखाई दे रही है। आरबीसी की शेप कैसी होती है? राउंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रही हैं, उनकी शेप होती है अमीबोइड। कोल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स कैसी हैं? लॉन्ग हैं और नैरो है। नर्व सेल कैसी हैं? ब्रांच्ड हैं और लंबी हैं, लॉन्ग हैं। ट्रैकिड आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर कंडक्शन करता है, पता ही होगा। वस्कुलर टिश्यू है, इलोंगेटेड दिखाई दे रही है। मीजोफिल सेल कैसी होती हैं? राउंड होती हैं, ओवल होती हैं। सारी शेप एनसीईआरटी में है और इम्पोर्टेंट है। आरबीसी की शेप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। राउंड एंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी की बताइए, अमीबोइड। कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स बताइए, लॉन्ग नैरो। नर्व सेल बताइए, ब्रांच्ड लॉन्ग। ट्रैकिड बताइए, इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल बताइए, राउंड ओवल। एक बहुत सुंदर लाइन लिखिए, सेल का साइज, शेप और एक्टिविटीज़। सेल का साइज, शेप और एक्टिविटीज़ अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं, शेप अलग अलग है, साइज़ अलग अलग है, एक्टिविटीज़ भी अलग है। कोई फैगोसाइटोसिस कर रही होगी, कोई इम्पल्स का कंडक्शन कर रही होगी, कोई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रही होगी, कोई फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही होगी, कोई वाटर कंडक्शन में मदद कर रही होगी। यानी सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए और पूछे ट्रू है या फॉल्स कि सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट एक लाइन और लिखती है एनसीईआरटी, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। क्या सेल का शेप जो वो फंक्शन करती हैं उससे डिसाइड होता है? बिल्कुल होता है साहब। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। हाँ, जिसको जो काम करना है
भगवान ने उस हिसाब से उस सेल को डिज़ाइन किया है, यानी द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सही है, बिल्कुल सही है। क्या सेल की शेप डिस्क लाइक हो सकती है? बिल्कुल है। क्यूब लाइक हो सकती हैं? बिल्कुल हैं। पॉलीगोनल हो सकती हैं? बिल्कुल हैं। कोलिमनार हो सकती हैं? बिल्कुल हैं। थ्रेड भी हैं, और यहाँ पे इर्रेगुलर तक शेप है, अमीबॉइड शेप, इर्रेगुलर शेप, WBC जैसे। तो सेल की शेप बहुत सारी हैं। सेल की शेप वेरी करती है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन अलग अलग हैं तो शेप भी अलग अलग हैं। बोलो, क्लियर? चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। बच्चों, दो टाइप की सेल होती हैं। एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। जिसके पास प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता या कहीं प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उन्हें कौन सी सेल कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है यूकैरियोटिक। और भी बहुत डिफरेंस है। अगला डिफरेंस है जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ER, बहुत सारे। जिसके पास ये सब नहीं है वो तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। जिनके पास ये सब है उन्हें हम कौन सी सेल कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। सेल ऑर्गेनल होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है भैया? राइबोसोम। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये सभी सेल्स में मिलता है, चाहे सेल यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, बताना सही है या गलत। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम मिलता है। और मैंने क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि सेल ऑर्गेनल मिलता है या नहीं मिलता। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलता है, सेल ऑर्गेनल तो मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक्स जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, चलो एक छोटा सा ओवरव्यू और ले लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का। ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम देखेंगे सेल की बाउंड्रीज। यूकैरियोटिक सेल के पास दो तरह की सेल बाउंड्री होती हैं। एक का नाम है सेल वॉल, एक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। बताइए यूकैरियोटिक सेल में कितने तरह की सेल बाउंड्रीज होती हैं? दो। एक है सेल वॉल, एक है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को बचपन से आपने पढ़ा है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। पूरी सेल का कंट्रोल जिसके पास है वो है न्यूक्लियस, इसलिए उसे कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। एक और पॉइंट, साइटोप्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटी, नीट में आया हुआ है, मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटीज़, यानी सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं उसमें से ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में ही होती है, इसलिए इसको बोला गया मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ NCERT जरूर पढ़िएगा, NCERT में लाइन दी हुई है, उसे मार्क करिएगा। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कौन है? साइटोप्लाज्म। आगे साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है उसे तो बोलते हैं साइटोसोल, और जो सॉलिड पार्ट है उसे बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? साइटोसोल। सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। तो साइटोसोल का तो हमने ले लिया साइटो, ट्रोफोप्लाज्म का हमने क्या ले लिया? प्लाज्म, और दोनों को जोड़ के बना दिया साइटोप्लाज्म। तो साइटोसोल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ लिक्विड पार्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रोफोप्लाज्म में बोल रहा हूँ तो मैं सॉलिड पार्ट की बात कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म में बोल रहा हूँ तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। और उसको फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ आपको फटाफट से। साइटोप्लाज्म में
एक तो हो गया साइटोसोल, एक क्या हो गया ट्रोफोप्लाज्म, सॉलिड पार्ट। अब सॉलिड पार्ट भी दो तरीके का होगा, एक तो लिविंग, एक नॉन लिविंग। जो लिविंग होगा उसे सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे, जो नॉन लिविंग होगा उसे ड्यूटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें होगी, एक तो हो गया साइटोसोल, एक हो गया ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म दो तरीके का, एक लिविंग वाला, एक नॉन लिविंग वाला। यानी ट्रोफोप्लाज्म में दो चीज़ें, एक तो लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। जो लिविंग है उन्हें बोला जाएगा सेल ऑर्गेनल्स, और जो नॉन लिविंग है उसे बोला जाएगा ड्यूटोप्लाज्म। बोलो बच्चों, समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलो यहाँ तक के नोट्स बना लीजिएगा, अगली क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।